हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे करेंगे आपका जो 4th पार्ट है हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस का, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके उन पार्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर। मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का मुझे ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है। पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हो और यहाँ पे जो भी आपको फ्री कंटेंट वगैरह मिलता है उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं सीधे फटाफट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा है, 1904 में कर्जन ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करी थी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि बॉम्ब है ना 1904 में। अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है। इन 1904 कर्जन वॉज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट विच इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंजेस इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। ये यूनिवर्सिटी का नाम देख के मुझे इससे वही क्वेश्चन याद आता है कि 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन क्वेश्चन जो है वो दूसरा पूछा है, सॉरी माय बैड। क्या पूछा है, 1904 में कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के है ना पीछे प्रेरक शक्ति थे। ठीक है, यानी कि जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, वो कौन लेकर आए थे, लॉर्ड कर्जन लेकर आए थे, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में परिवर्तन लाना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई, मद्रास, पंजाब या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और इलाहाबाद सारे ही विश्वविद्यालय में, सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में लॉर्ड कर्जन जो है वो बदलाव लाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने क्या लेकर आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को वो लेकर आए थे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को वो लेकर आए थे ताकि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में वो बदलाव लेकर आ सके। 1904 में ये अधिनियम आपका आया था। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज been mentioned in NEP 2020 through which online training of teacher will be encouraged। स्वयं, आयुष, परख, दीक्षा या फिर NIT। NEP 2020 में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के निम्नलिखित में से किस नाम का उल्लेख किया गया है, यानी कि NEP 2020 में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में से कौन से प्लेटफॉर्म का नाम जो है, कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में उल्लेख किया गया है NEP 2020 में, जिसके माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दे सकते हैं, शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हैं। तो स्वयं है, आयुष है, परख है, दीक्षा है या फिर आपका NIT है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। परख पोर्टल जो है ये आपका असेसमेंट का पोर्टल है, तो ये दोनों भी आपके हट जाएंगे। ए और सी जहाँ पे भी आ रहा है इसको आप हटा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और डी इज योर करेक्ट आंसर। स्वयं और दीक्षा पोर्टल जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन हायर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। निष्क्रिय शिक्षा, छात्र सगाई यानी कि आपका सेल्फ है ना, सेल्फ आपका स्टूडेंट एंगेजमेंट, सगाई ये एंगेजमेंट का हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे मिस है ना वो हो चुका है, मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, मिस मीनिंग यहाँ पे हो चुका है। स्टूडेंट एंगेजमेंट है यानी कि यहाँ पे, और स्वनिर्देशित शिक्षा यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है पैसिव लर्निंग इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पैसिव लर्निंग इज योर करेक्ट आंसर। सवाल में क्या पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है लर्नर सेंट्रिक की। तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट भी होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड भी होना चाहिए और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, पर पैसिव निष्क्रिय शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, उच्च शिक्षा में मान्यता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मान्यता देना, मैंने बताया ना अक्रेडिटेशन के आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं NAAC और NBA, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी। तो अक्रेडिटेशन देना यानी कि मान्यता प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के लिए राजस्व उत्पन्न करना, एंश्योरिंग एकेडमिक फ्रीडम फॉर प्रोफेसर के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, या फिर प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक जो कार्यक्रम है और उसके जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना, यह आपका मान्यता प्रदान करने का मतलब होता है। जब हम किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को मान्यता प्रदान करते हैं तो इसका मतलब है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसके कार्यक्रम जो है, स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है, उसके मानक जो है वो बने रहेंगे, इसके लिए हम उसको वो मान्यता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन इन हायर एजुकेशन इज, यानी कि उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, यानी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन को नियंत्रित करने के लिए। टू क्रिएट रिपल्सिव टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के प्रति विकर्षण पैदा करना, या फिर शिफ्ट द स्टूडेंट अटेंशन फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, छात्रों का ध्यान जो है वो बेरोजगारी से हटा लेना, या फिर टू गार्ड स्टूडेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग हायर एजुकेशन विदाउट पर्पस, छात्रों को बिना उद्देश्य के उच्च शिक्षा जारी करने के लिए जारी रखने से बचाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों के नामांकन को नामांतरित करने के लिए, यानी कि वोकेशनलाइजेशन इन हायर एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में बच्चों का एनरोलमेंट कराना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है आपसे? मीनिंग ऑफ अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो होती है, संबंध विश्वविद्यालय का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर टीचिंग बट इट इज गोइंग ऑन इन अफिलिएटिंग कॉलेज, यानी कि जिन विश्वविद्यालय में शिक्षण के लिए केंद्रीय परिसर नहीं है, कोई सेंट्रल कैंपस नहीं है, लेकिन यह संबंध कॉलेज से चल रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है वह विश्वविद्यालय जो केवल पाठ्यक्रम लागू करते हैं और परीक्षाओं का समन्वय करते हैं। द यूनिवर्सिटी विच इम्प्लीमेंट करिकुलम ओनली एंड कोऑर्डिनेट एग्जामिनेशन। द यूनिवर्सिटी विच वर्क एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री, यानी कि वो विश्वविद्यालय जो कि सिर्फ डिग्री वितरण करने का काम करते हैं, या फिर उपरोक्त सत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारे करेक्ट आंसर है। अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है? जो जिसका खुद का कैंपस नहीं है, वो अफिलिएटिंग कॉलेजेस के माध्यम से चल रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं और डिग्रियां जो है वो प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SCOVE जो है इसका नाम क्या है? स्कोव जो है इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस ऑन वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, स्टेट कमिटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो है इज जो करेक्ट आंसर। स्कोव जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन कमीशन। 1966 में जो कमीशन आई थी उसका रिकमेंडेशन इनमें से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश से संबंधित नहीं है? और ये भारतीय शिक्षा आयोग कब आई थी? 1964 से 66 के अंदर आई थी। तो कौन सी सिफारिश नहीं है? विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और आय व्यय करना, यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमी एंड इनकम एक्सपेंडिचर, रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी लेजिस्लेचर एंड रोल ऑफ रजिस्ट्रार, कुलपति की भूमिका और नियुक्ति, या फिर विश्वविद्यालय के विधान, या फिर रजिस्ट्री की भूमिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रोल ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्री की भूमिका जो है वो इसकी कोई भी सिफारिश नहीं थी। बाकी यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमी एंड इनकम एक्सपेंडिचर, रोल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड यूनिवर्सिटी लेजिस्लेचर, यानी कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और आय व्यय, कुलपति की भूमिका और नियुक्ति और विश्वविद्यालय विधान जो है, ये सारे ही क्या है? आपकी इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग जो है वो मिस्टेक है, तो इसको प्लीज इग्नोर करना। यहाँ पे क्या बोला है? आपको 2 कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सही है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज टू अडॉप्ट मॉरल स्टैंड, यानी कि बौद्धिक धर्म के अनुसार नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषाई संचार का उपयोग किया जाना चाहिए। और दूसरा बोला है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रिफर्ड बाय बुद्धिस्ट एज पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे थोड़े से आई थिंक मिक्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। बौद्धों द्वारा जो आपके है ना बुद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट द्वारा अंतः व्यक्तिक संचार के भाग के रूप में आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण के प्राथमिकता नहीं दी है। किसको प्राथमिकता नहीं दी है? क्या? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कथन सही है पर दूसरा कथन आपका गलत है, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषाई संचार का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कथन है भाई। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज टू अडॉप्ट मॉरल स्टैंड। भाई मॉरल स्टैंड को अपनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नैतिक रुख अपनाने के लिए भाषा का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। तो ये कथन तो सही है, पर दूसरा क्या बोला है? बौद्ध द्वारा अंतर व्यक्तिक संचार के भाग के रूप में आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता नहीं दी है। क्या? ये कथन गलत है, ऐसा कुछ भी बात बुद्धिज्म में नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following research institute were established between the first and the third 5-year plan, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्था पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में स्थापित की गई थी? मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजनाएं जो होती है उससे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आजकल आपसे पूछने लगे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट और थर्ड आपका 5-year प्लान है, उसके तहत कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना हुई है। आई होप आपको यहाँ पे स्लाइड जो है वो प्रॉपरली विजिबल होगी। मैं थोड़ा सा
यहाँ पे इसको है ना जूम कर देती हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है इसके तहत कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो आपके इस्टेब्लिश हुए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सभा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती, गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट या फिर आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सभा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती और गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है वो आपके फर्स्ट और थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत इस्टेब्लिश हुए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नहीं हुआ था और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी यही पूछा था कि है ना, निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच स्थापित किया गया था। तो भारतीय विज्ञान संस्थान नहीं हुआ था और आपका रमन अनुसंधान संस्थान भी नहीं हुआ था। साहा जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, लोक भारती है और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है, गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान जो है उसकी स्थापना हुई थी फर्स्ट और थर्ड आपकी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2 कथन दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय ने एशियाई के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित किया गया। और दूसरा बोला है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ओवरशैडोड बाय यूनिवर्सिटीज एंड यूरोप एंड अरेबिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। नालंदा विश्वविद्यालय यूरोप के विश्वविद्यालय पर भारी पड़ गई थी अरब अपनी स्थापना के तुरंत बाद में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला कथन तो सही है पर दूसरा कथन जो है वो आपका सही नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी ने काफी सारे अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों से बच्चों को है ना अट्रैक्ट किया था, आकर्षित किया था, यानी कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय ने एशिया के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित किया था, बिल्कुल सही कथन है। पर दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय यूरोप के विश्वविद्यालय पर भारी पड़ गई थी जब अरब अपनी है ना स्थापना के तुरंत बाद में जो है वो है ना भारी पड़ गई थी क्या। तो ये कथन जो है वो आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी। हंटर आयोग जो है निम्नलिखित में से उसकी सिफारिश कौन सी थी वो आपको चूज करके बताना है। तो पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हंटर आयोग जो है वो कौन से साल में आया था वो आपको मुझे बताना है, और उस टाइम पे आपके जो गवर्नर जनरल जो है वो या फिर वाइसरॉय जो है वो कौन थे वो आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे कि भाई कौन से साल में आपका हंटर आयोग आया था और उस टाइम पे आपके वाइसरॉय कौन थे। ठीक है, पहला कथन क्या बोला है, अबॉलिशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। उच्च शिक्षा में क्या करना है, भारत में उच्च शिक्षा का उन्मूलन हमको करना है, या फिर रेस्ट्रिक्टिंग विमेन्स एंट्री इनटू कॉलेजेस, कॉलेज में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध आपको लगाना है। पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा में निजी उद्यम की भागीदारी करनी है, या फिर एनकरेजिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर पब्लिक यूनिवर्सिटी इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में अधिक से अधिक सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इनमें से कौन सी सिफारिश जो है वो हंटर आयोग ने करी थी। तो हंटर आयोग ने कहा था कि उच्च शिक्षा में निजी उद्यम की भागीदारी करनी है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन दी हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हंटर आयोग जो है वो क्यों आया था, आपका वुड्स डिस्पैच आया था। ठीक है, 1857 में जो यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी उसके तहत आपका वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच ने क्या कहा था, वुड्स डिस्पैच ने जो भी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका हंटर आयोग आया था। ठीक है, हंटर आयोग ने क्या करा था, हंटर आयोग ने आपका जो भी आपके है ना जनरल जो एजुकेशन होती है और जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन होती है इसको 2 अलग अलग भागों में यहाँ पे बांट दिया था। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है और जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसको यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांट दिया था, और उच्च शिक्षा में निजी उद्यम की भागीदारी करने की बात करी थी, यानी कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है उसकी भागीदारी की बात करी थी हायर एजुकेशन में, किसने, हंटर आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वॉज इस्टेब्लिश्ड एट लाहौर इन 1882 टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास या फिर हिमाचल प्रदेश। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई थी लाहौर के अंदर। तो वो कौन सा आपका है ना विश्वविद्यालय है जिसका बोझ कम करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास या फिर हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय है। तो मैंने आपको बताया था 1857 के अंदर आपकी 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कौन कौन से थे वो आपके थे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। ठीक है, इसमें से जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा भार आ गया था, तो इसका भार कम करने के लिए फिर 1882 के अंदर आपकी पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, 2 कथन दिए हुए हैं, नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड एज पर एनईपी है ना रिपोर्ट ऑफ 2016
मस्ट ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ अक्रेडिटेशन, सेट स्टैंडर्ड्स एंड डिफाइंड गाइडलाइन फॉर द पर्पस। यानी कि 2016 की एनईपी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को मान्यता की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए, मानक निर्धारित करने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए दिशा निर्देश भी परिभाषित करने चाहिए। और फिर दूसरा कथन क्या बोला है, इट कैन लाइसेंस द प्राइवेट एजेंसीज who will do the actual evaluation of the academic institution। यानी कि यह निजी एजेंसीज को लाइसेंस दे सकता है जो शैक्षणिक संस्थानों का वास्तविक मूल्यांकन करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके सही है कि भाई 2016 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को मान्यता की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए, मानक निर्धारित करने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए दिशा निर्देश जो है वो परिभाषित जो है वो करने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज अ वेल नोन सेंटर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, चाइनीज फिलोसफी, तंत्रिक बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म, जापानीज आर्ट। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अरबी भाषा के लिए, चाइनीज दर्शन के लिए, तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए या फिर आपकी जापानी कला के लिए। तो ये आपका तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस है, जो आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग डेस्क प्लेस इन लार्ज पॉपुलेशन। लॉर्ड ऑकलैंड ने बड़ी आबादी वाले स्थानों पर डैश स्थापित करने का विचार किया। क्या स्थापित करने का विचार किया, सामुदायिक महाविद्यालय, केंद्रीय महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय या फिर विज्ञान महाविद्यालय, कम्युनिटी कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज या फिर आपका साइंस कॉलेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल कॉलेज जो है, केंद्रीय महाविद्यालय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,